नमस्कार दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया था कि शिक्षा क्या होता है और शिक्षा कितने प्रकार का होता है, शिक्षण क्या होता है, यानी शिक्षा और शिक्षण में अंतर स्पष्ट किए थे और शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। शिक्षण के अंतर्गत बताया गया था कि शिक्षण जो होता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है और वह तीन ध्रुव के अंतर्गत या तीन तत्व के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। जॉन डीवी महोदय ने स्पष्ट किया था। ये स्टेटमेंट जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था कि शिक्षण जो होता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है। तो आज का हम लोगों का जो प्रकरण रहेगा शिक्षण रहेगा, लेकिन शिक्षण के अंतर्गत हम लोग आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण के चर कितने होते हैं। यदि आपसे अगर क्वेश्चन कर देता है कि शिक्षण के चर कितने होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि शिक्षण के जो चर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन से चर होते हैं। तो एक जो होता है स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर। दूसरा जो प्रकार बताया गया है मध्यस्थ चर। तीसरा जो प्रकार बताया गया है आश्रित चर। इस प्रकार शिक्षण के तीन चर हुए, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर। यदि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन आता है, तो हम बताएंगे कि स्वतंत्र चर के अंतर्गत शिक्षक आते हैं और मध्यस्थ चर के अंतर्गत पाठ्यक्रम या विषय वस्तु कह सकते हैं, पाठ्य वस्तु या आप बोल सकते हैं विषय वस्तु। और जो आश्रित चर होता है, आश्रित चर के अंतर्गत बालक आता है या छात्र आता है, बालक या छात्र। ठीक है ना। शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या बालक या छात्र कह सकते हैं। ये जो आते हैं शिक्षण के अंतर्गत तीन चर बताए गए हैं और इसके अंतर्गत आते हैं स्वतंत्र चर में जो होता है शिक्षक आता है, मध्यस्थ चर में विषय वस्तु आता है और आश्रित चर के अंतर्गत छात्र आता है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षण के चर के बाद जो अगला टॉपिक है शिक्षण के अंतर्गत ही आता है शिक्षण चर के कार्य। शिक्षण चर के कार्य। तो शिक्षण चर के कार्य जो सामान्यतः बताए गए हैं तीन प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के बताए गए हैं। और वह तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो प्रकार बताया गया है निदानात्मक, पहला प्रकार निदानात्मक। दूसरा प्रकार जो बताया गया है उपचारात्मक और जो तीसरा प्रकार बताया गया है मूल्यांकन। ठीक है ना। शिक्षण चर के कार्य कितने तरीके के? तो तीन प्रकार के। और वह तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक जो बताया गया है पहला निदानात्मक, दूसरा जो होता है उपचारात्मक, तीसरा जो होता है मूल्यांकन। ये तीन चर होते हैं, लेकिन तीन चर के कार्य होते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। यदि मान लीजिए आपसे निदानात्मक पूछ लिया जाता है कि निदानात्मक किसे कहते हैं, यदि कोई आपसे क्वेश्चन कर देता है कि निदानात्मक किसे कहते हैं, वैसे निदानात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है ना। तो निदानात्मक के अंतर्गत एक अध्यापक करता क्या है कि वह अपने कक्ष में जाता है और यदि कोई प्रश्न बोलता है और बच्चे क्या करते हैं, उसे हल करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं आपके कक्ष में जो आपके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आपके प्रश्नों को आसानी से हल नहीं कर पाते हैं, यानी एक दो स्टेप के बाद उनकी कलम रुक जाती है। तो निदानात्मक का मतलब होता है कि बालक की जो कठिनाइयां हैं या बालक की जो अधिगम संबंधी कठिनाइयां हैं या समस्याएं इनका पता करना। ठीक है ना। इनका क्या करना? पता करना। ये क्या कहलाता है? निदानात्मक कहलाता है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं किसी बालक की किस प्रकरण पे
समस्या उत्पन्न हो रही है और उस समस्या को जान लेना या जानकारी प्राप्त कर लेना या उस समस्या का पता लगा लेना, कठिनाई का पता लगा लेना, ये क्या कहलाता है? निदानात्मक कहलाता है। उसके बाद उपचारात्मक। उपचारात्मक किसे कहा जाता है? तो उपचारात्मक को हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, एक अध्यापक कक्षा कक्ष में गया, बालकों से प्रश्न पूछा। बालक करते क्या है कि कुछ बालक आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो जो बालक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, आप उनकी निदान करेंगे, अर्थात उनकी कठिनाइयों का पता लगाएंगे, समस्याओं का पता लगाएंगे और उस समस्याओं को क्या कर देना? दूर कर देना। जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को या उन कठिनाइयों को क्या कर देना? दूर कर देना ही उपचारात्मक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयां या समस्याओं को दूर करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? तो उपचारात्मक। तीसरा जो है मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं? यानी एक शिक्षक यह जानने का प्रयास किया, यह पता लगाया कि बालक की कठिनाई, समस्या क्या हो रही है और किस जगह पे हो रही है, किस प्रकरण पे हो रही है, और उस समस्याओं को समाधान किस प्रकार से करना है या उस समस्याओं को दूर करना उपचारात्मक। और मूल्यांकन में होता क्या है? यदि मूल्यांकन आपसे पूछा जाता है कि मूल्यांकन स्पष्ट कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। ठीक है ना? यानी आपने जो निदान किया, जो आपने समस्याओं को पता लगाया, जो कठिनाइयों का पता लगाया और कठिनाइयों का पता लगाने के बाद आप उसे दूर कर देते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे द्वारा शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण संचालित किया गया, क्या बालक के व्यवहार में शिक्षण के द्वारा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? तो हम बता सकते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा ही हम बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उनको जान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। ठीक है ना? तो इस प्रकार शिक्षण चर के जो कार्य तीन प्रकार के, एक निदानात्मक, दूसरा जो है उपचारात्मक और जो तीसरा है मूल्यांकन। निदानात्मक बालक की समस्याओं का पता करेंगे, उपचारात्मक समस्याओं को जान करके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और मूल्यांकन में आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे द्वारा शिक्षण प्रक्रिया संचालित किया गया है उसके द्वारा क्या बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। यही जानना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक रहेगा शिक्षण के अंतर्गत ही शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। यदि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछता है कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तब हम लोगों का उत्तर रहेगा कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं और यह बताने वाले शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं पीडब्ल्यू जैक्सन। पीडब्ल्यू जैक्सन के द्वारा यह बताया गया था कि शिक्षण की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं और वह 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है ना? पहला जो इन्होंने अवस्था बताया था पूर्व क्रिया चरण। दूसरा जो बताया गया है अंतः क्रिया चरण और जो तीसरा प्रकार बताया गया है उत्तर क्रिया चरण। ठीक है ना?
यानी शिक्षण की अवस्थाएं पीडब्ल्यू जैक्सन के द्वारा बताया गया है 3 प्रकार की होती हैं, और वह कौन कौन सी होती हैं? तो पहला जो बताया गया है पूर्व क्रिया चरण, दूसरा जो है अंतः क्रिया चरण, तीसरा जो है उत्तर क्रिया चरण। तो हम लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि पूर्व क्रिया चरण किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष में जाने से पहले, कक्षा कक्ष में जाने से पहले की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो पूर्व क्रिया चरण कहलाती है। कक्षा कक्ष में जाने से पहले की जाने वाली क्रिया पूर्व क्रिया चरण कहलाती है। तो आप जानते हैं कि कक्षा कक्ष में जाने से पहले आप कौन सी क्रिया करते हैं? तो पहली प्राथमिकता अध्यापक की बनती है कि कक्षा कक्ष में जाने से पहले वह पाठ योजना का क्या कर ले? निर्माण कर ले। ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं कि पाठ योजना का निर्माण, कक्षा कक्ष में जाने से पहले पाठ योजना बना लेना चाहिए एक अध्यापक को, और जब वह पाठ योजना बना लेता है तो वह अच्छी तरीकों से उचित प्रकार से शिक्षण को संपादित करता है, अर्थात सफल शिक्षण होता है और बालकों को क्या होता है? समझ में आ जाता है। ठीक है ना? तो पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत कौन कौन सी हम गतिविधियां अपना सकते हैं? तो बता सकते हैं कि पूर्व क्रिया चरण में एक अध्यापक को उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। ठीक है ना? उद्देश्यों का क्या कर लेना चाहिए? तो निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण एक अध्यापक को कर लेना चाहिए कि जो वह पढ़ाने जा रहा है कक्षा कक्ष में, उसकी क्या उद्देश्य है, क्या वह बालक के जीवन में उसकी उपयोगिता है, इन सभी बातों को वह पहले से निर्धारित कर ले। ठीक है ना? उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत प्राथमिकता बनती अध्यापक की। और दूसरी वह शिक्षण शैली, कक्षा कक्ष में एक अध्यापक कौन सी शिक्षण शैली को अपनाएगा, इसका भी अध्यापक को क्या कर लेना चाहिए? तो निर्धारण कर लेना चाहिए। ठीक है ना? पाठ्य वस्तु का चुनाव, ठीक है ना? पाठ्य वस्तु का क्या कर लेना है? तो चुनाव कर लेना है, पाठ्य वस्तु का चुनाव। और इसके अंतर्गत और भी पॉइंट बता सकते हैं हम लोग, शिक्षण युक्तियों का चुनाव भी कर लेना चाहिए एक अध्यापक। शिक्षण युक्तियों का चुनाव अध्यापक को कर लेना चाहिए। ठीक है ना? यानी हम लोग यह समझे कि पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत एक अध्यापक कक्षा कक्ष में कौन कौन सी जाने से पहले कौन कौन सी क्रिया करता है। ठीक है ना? तो वह पाठ योजना का निर्माण कर लेता है, शिक्षण शैली, शिक्षण युक्ति कौन कौन सी अपनानी है कक्षा कक्ष में, और शिक्षण का क्या उद्देश्य है, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का वह निर्धारण कर लेता है। ठीक है ना? यानी प्रस्तावना, यानी कह सकते हैं कि पाठ योजना निर्माण, ये सब पॉइंट कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा एक अध्यापक कक्षा कक्ष में, कौन से शिक्षण सिद्धांत का और कौन से शिक्षण कौशल का वह प्रयोग करेगा। यदि कोई तथ्य वह परिभाषा बताता है तो उस परिभाषा का पर आधारित ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे जिससे बालक क्या कर सके? आसानी से उसे समझ सके। तो इन बातों का अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? अगला जो प्रकार है अंतः क्रिया चरण, अगला जो प्रकार बताया गया है अंतः क्रिया चरण। और अंतः क्रिया चरण के अंतर्गत बताया गया है कि कक्षा कक्ष में जाने के बाद कक्षा कक्ष में जाने के बाद की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो अंतः क्रिया चरण के अंतर्गत बताया गया। एक अध्यापक पाठ योजना का निर्माण कर लेता है, शिक्षण कौशल, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, इन सब का चयन करने के बाद वह कक्षा कक्ष में जाता है और किन बातों को अध्यापक को ध्यान देना चाहिए?
तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि एक अध्यापक को पहले तो कक्षा कक्ष का आकार किस प्रकार की है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कक्षा कक्ष का आकार, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे कक्षा में बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन हम जब धीरे धीरे बोलते हैं और जो पीछे बेंच पे बच्चा बैठा रहता है उसे मेरी आवाज यानी अध्यापक की आवाज सुनाई नहीं देती है, तो जब संप्रेषण उचित प्रकार का नहीं होगा तो आप जान सकते हैं, यानी बालक जब सुन नहीं पाएगा तो आपके द्वारा जो पढ़ाया गया जानकारी या दिया गया तथ्य होता है, बालक सुन नहीं पाता है तो वह जान भी नहीं पाता है, ठीक है ना। तो कक्षा कक्ष का आकार किस प्रकार का है, इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। आकार आप समझ लेंगे और आकार समझने के बाद उसमें आप यह देखते हैं कि हम लेखन कौशल जो कर रहे हैं, लेखन कौशल यानी हम जो श्यामपट्ट कौशल करते हैं तो उस समय हम जो लिख रहे हैं वह किस प्रकार की लिख रहे हैं, यानी कक्षा के अनुरूप, कक्षा के आकार के अनुरूप ही हम लोगों को लेखन कौशल श्यामपट्ट कौशल करना चाहिए। हम कभी कभी श्यामपट्ट पे इतना छोटा छोटा लिखने लगते हैं कि पीछे जो बैठा बालक होता है वह अक्षरों को समझ नहीं पाता है कि अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर क्या लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो कक्षा के आकार के आधार पर हम लोगों को श्यामपट्ट कौशल करना चाहिए, ठीक है ना। और आप अध्यापक के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, जो शिक्षण दिया जा रहा है वह उचित आवाज में हो जिससे सभी बालकों को सुनाई दे दे, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट पर भी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष का आकार, ये पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए अध्यापक को। छात्रों का निदान, छात्रों का निदान, यानी इस पॉइंट पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब अध्यापक कक्षा कक्ष में जाता है तो वह जानने का प्रयास करता है कि क्या बालक, या हम कह सकते हैं कि अध्यापक प्रश्न पूछता है और बच्चे उत्तर दे देते हैं और कुछ बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उनकी समस्याओं को क्या करना, जान लेना, ठीक है ना। उनकी समस्याओं का निदान करना अर्थात उनकी समस्याओं का पता कर लेना, ये भी पॉइंट है। इन बिंदुओं पर भी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगला, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना चाहिए, ये पॉइंट भी अध्यापक को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है ना। शिक्षण युक्तियों का विस्तार, शिक्षण युक्तियों का विस्तार, ठीक है। इन सभी बातों को एक अध्यापक को अंतःक्रिया चरण के अंतर्गत ध्यान देनी चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में जाने के बाद की जाने वाली क्रिया अंतःक्रिया चरण, यानी कक्षा कक्ष का आकार किस प्रकार का है, छात्रों का निदान, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना, शिक्षण युक्तियों का विस्तार, ये सभी बिंदुओं पर अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो है, अगला जो प्रकार बताया गया है उत्तर क्रिया चरण, तीसरा प्रकार पीडब्ल्यू जैक्सन के द्वारा बताया गया है उत्तर क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक अध्यापक मूल्यांकन का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, तो मूल्यांकन का कार्य करता है, अर्थात वह यह जानने का प्रयास करता है, अध्यापक यह जानने का प्रयास करता है कि जो हम शिक्षण युक्ति का प्रयोग किए थे, जिस हम शिक्षण कौशल का प्रयोग किए थे, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किए थे, शिक्षण विधियों का प्रयोग किए थे और बच्चों को बताने का प्रयास किए थे, क्या ये शिक्षण विधि से बालक समझ पाया या जान पाया या कितना सीखा, इन सभी पॉइंट या इन सभी बिंदुओं का मूल्यांकन करना उत्तर क्रिया चरण, अर्थात कक्षा कक्ष से बाहर की जाने वाली क्रिया
उत्तर क्रिया चरण। कभी कभी हम मूल्यांकन कक्षा कक्ष में ही करते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई प्रश्न बोल देते हैं और प्रश्नों का हल करने के लिए बच्चों को देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, हल करने के बाद आते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यानी विद्यालय के बाद यानी कक्षा कक्ष से बाहर जो की जाने वाली क्रिया होती है उत्तर क्रिया चरण कहलाती है और इसमें अध्यापक का दायित्व होता है मूल्यांकन, अर्थात जो अध्यापक पढ़ाया है उसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्या बालक सीखा कि नहीं सीखा, क्या इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग अध्यापक के द्वारा किया गया तो उस शिक्षण सूत्र को बालक समझ पाया कि नहीं समझ पाया, या जिस शिक्षण सूत्र का या विधि का प्रयोग किया गया है उसे बालक समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है, या उसके आधार पर जानकारी प्राप्त कर पाया है कि नहीं कर पाया है। इन सभी बिंदुओं का मूल्यांकन करना उत्तर क्रिया चरण के अंतर्गत आता है, जो पीडब्ल्यू जैक्सन के द्वारा बताया गया है। 3 प्रकार, कौन कौन से प्रकार, तो पहला जो है बताया गया है, पहला प्रकार जो बताया गया है पूर्व क्रिया चरण, कक्षा कक्ष में जाने से पहले की जाने वाली क्रिया पूर्व क्रिया चरण कहलाती है। दूसरा जो बताया गया था अंत क्रिया चरण, अंत क्रिया चरण। तीसरा जो प्रकार बताया गया उत्तर क्रिया चरण। पीडब्ल्यू जैक्सन, अर्थात शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत शिक्षण के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक आता है कि शिक्षण के कितने सोपान होते हैं, शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान, शिक्षण के 4 सोपान होते हैं। शिक्षण के कितने सोपान होते हैं, तो 4 सोपान होते हैं। यह बात बताने वाले I.K. डेविस थे, I.K. डेविस। I.K. डेविस ने बताया था कि शिक्षण के सोपान 4 होते हैं। इनके पुस्तक का नाम था, इनके पुस्तक का नाम यानी I.K. डेविस के पुस्तक का नाम शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। किसके पुस्तक का नाम है, तो I.K. डेविस। इन्होंने शिक्षण के कितने सोपान बताए, 4 सोपान, और 4 सोपान प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा मोटिवेशन और जो चौथा है कंट्रोलिंग या कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अर्थात हम अगर इसे बताना चाहें तो हम बता सकते हैं, हिंदी में बता सकते हैं शिक्षण अधिगम का नियोजन, शिक्षण अधिगम का नियोजन, शिक्षण अधिगम का नियोजन, जिसको प्लानिंग बताया गया है। दूसरा जो है शिक्षण अधिगम का व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा जो प्रकार होता है शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन, जिसको आप बोल सकते हैं मोटिवेशन। चौथा जो प्रकार है कंट्रोलिंग यानी शिक्षण अधिगम का नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो शिक्षण अधिगम I.K. डेविस के अनुसार 4 सोपान बताए गए। 4 सोपान कौन कौन से होते हैं, तो POMC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग, ठीक है ना। यानी प्लानिंग का मतलब बताया गया शिक्षण अधिगम का नियोजन, दूसरा जो प्रकार है शिक्षण अधिगम का व्यवस्था, तीसरा जो है शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन, चौथा जो है शिक्षण अधिगम का नियंत्रण, ठीक है ना। तो शिक्षण अधिगम का नियोजन के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए एक अध्यापक को, ठीक है ना। यानी कक्षा कक्ष में जब जाता है तो प्लान, लेसन प्लान बनाकर जाता है और
उसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्यों का निर्धारण एक अध्यापक को कर लेना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अध्यापक को उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। निर्धारण ये जो है शिक्षण अधिगम के का नियोजन के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है ना। क्या बताया गया है, तो उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यवस्तु विश्लेषण, पाठ्यवस्तुओं का विश्लेषण कर लेना चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यवस्तुओं का क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब होता है कि हम बता सकते हैं कि किसी, मान लीजिए कोई बड़ा भाग है, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना विश्लेषण कहलाता है, ठीक है ना। और संश्लेषण आता है तो छोटे छोटे भागों को एक में मिला देना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण आदि क्रियाएं अधिगम, शिक्षण अधिगम के नियोजन के अंतर्गत एक अध्यापक को कर लेना चाहिए। अगला जो है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, इसमें क्या करना है, तो इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि शिक्षण विधि का चयन कर लेना चाहिए। शिक्षण विधि का चयन कर लेना चाहिए एक अध्यापक को, ठीक है ना। और वह कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, इसका भी एक अध्यापक को चयन कर लेना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन, ठीक है ना। श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन कर लेना चाहिए, जिससे होगा क्या कि एक अध्यापक कक्षा का वातावरण अधिगम योग्य बना सकता है। ये सब तथ्यों की जानकारी अध्यापक को अधिगम, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए, या इन सभी जो शिक्षण विधि का चयन, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का चयन, ये सब चयन कर लेना चाहिए किसके अंतर्गत, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत। अगला जो है शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन। कभी कभी होता है कि एक अध्यापक करता क्या है कि कक्ष में प्रश्न पूछता है और वह गिने चुने बच्चों से ही प्रश्न करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन अध्यापक क्या करता है, कभी कभी उन बच्चों को बैठा देता है, अर्थात प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं खड़ा करता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, कि जिसके कारण बच्चे क्या करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। अर्थात एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो प्रेरित करना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। और जब प्रेरित करता है अध्यापक, तो आप जानते हैं कि बालक करते क्या है, सक्रिय हो जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे सीटेट आप पढ़ते हैं, तो सीटेट में कई ऐसे प्रश्न बनते हैं कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अगर बच्चा कोई आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, तो अध्यापक को प्रेरित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए अध्यापक को। अर्थात अध्यापक को एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है, अध्यापक को प्रेरित करते रहना है, प्रेरणा देते रहना है। जो बच्चे नहीं कर पाने योग्य होते हैं, उन बच्चों को भी ऐसी मोटिवेट कर देना, ऐसी मार्गदर्शन दे देना कि वे बच्चे भी आपके प्रश्नों का उत्तर, या किसी भी व्यक्ति अगर कोई प्रश्न करता है और यदि वह जानते हैं तो वह उसे क्या कर सके, बता सके, ठीक है ना। प्रेरित करना। शिक्षण अधिगम का नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि शिक्षण व अधिगम की जो सफलता होती है उसका जांच करना, ठीक है ना। शिक्षण व अधिगम की सफलता का जांच करना, शिक्षण अधिगम की सफलता का जांच करना, पुनः योजना बनाना तथा मूल्यांकन करना, पुनः योजना बनाना तथा मूल्यांकन करना। ये सब जो पॉइंट है शिक्षण अधिगम के नियंत्रण के अंतर्गत बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को शिक्षण जो बताया जा रहा है, शिक्षण के चर, शिक्षण के कार्य, शिक्षण की अवस्थाएं,
यदि आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन इसके अंतर्गत एक संबंध पूछता है शिक्षण के अंतर्गत, और वह संबंध कौन सा है, तो उस संबंध को हम बताना चाहेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बर्नार्ड के द्वारा बताया गया था शिक्षण अधिगम संबंध। बर्नार्ड महोदय जो शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बताए थे शिक्षण अधिगम संबंध। तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है ना। बर्नार्ड महोदय के द्वारा शिक्षण अधिगम संबंध, शिक्षण अधिगम संबंध, इसके अंतर्गत बर्नार्ड महोदय ने स्पष्ट किया था। किसने स्पष्ट किया था, तो बर्नार्ड महोदय ने स्पष्ट किया था शिक्षण अधिगम संबंध को। उन्होंने बताया था कि शिक्षण, ठीक है ना, शिक्षण अधिगम और छात्र, इस संबंध को उन्होंने स्पष्ट किया था बर्नार्ड महोदय के द्वारा, शिक्षण अधिगम संबंध। इन्होंने कहा था कि एक शिक्षक जो होता है, सॉरी यहाँ पे शिक्षण रहेगा, एक जो शिक्षक होता है वह शिक्षण का कार्य करता है कक्षा कक्ष में, ठीक है ना। और बालक क्या करता है, अधिगम करता है। बालक क्या करता है, अधिगम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। शिक्षण जो होता है अध्यापक का कार्य होता है, और अधिगम जो होती है बालक की उपलब्धि होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण एक बाह्य कारक है, बाह्य होता है। शिक्षण क्या होता है, बाह्य होता है, और अधिगम जो होता है आंतरिक होता है। इस संबंध को स्पष्ट किया था बर्नार्ड महोदय, शिक्षण अधिगम संबंध। ये आप ग्राफ क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। यदि आपको पसंद आया होगा तो एक बार फिर से कहते हैं लाइक्स करिएगा, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।